नमस्ते, मेरा नाम है सौरभ और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी लल्लन टॉप शो। लेखक जयग्राम का एक चर्चित थ्रिलर नॉवल है, नाम है द पास्ट नेवर लीव्स यू। मतलब कि आपका अतीत कभी भी आपका पीछा नहीं छोड़ता है। किताब का शीर्षक ऐसा है जो गाहे बगाहे सच के रूप में सामने आता है, खासकर हिंदुस्तान की राजनीति के परिप्रेक्ष्य में। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव इसका जीता जागता उदाहरण है। लालू यादव के 17 ठिकानों पर आज सीबीआई ने रेड की है। अतीत में किया ऐसा कौन सा काम है जिसके लिए 15 साल बाद एक नया मुकदमा कायम हुआ है? बड़ी खबर में चर्चा विस्तार से इसी की करेंगे, लेकिन सबसे पहले दिन की सुर्खियां। पहली सुर्खी आई पूर्वी लद्दाख से। पैंगोंग त्सो झील के पास चीन की तरफ से दूसरा पुल बनाए जाने की खबरों पर भारतीय विदेश मंत्रालय की प्रतिक्रिया आई है। विदेश मंत्रालय की ओर से जारी एक प्रेस नोट में कहा गया है कि दोनों पुल उस क्षेत्र में आते हैं जिन पर 1960 के दशक से चीन का अवैध कब्जा है। हमने अपने क्षेत्र पर इस तरह से अवैध कब्जे को कभी स्वीकार नहीं किया है और न ही हमने अनुचित चीनी दावे या ऐसी निर्माण गतिविधियां स्वीकार की हैं। इससे पहले विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने 19 मई को कहा था कि मीडिया रिपोर्ट्स में जिस कथित पुल की बात कही जा रही है उसके बारे में ये साफ नहीं है कि ये दूसरा पुल है या फिर पहले से ही मौजूद पुल का विस्तार किया जा रहा है। बागची ने कहा कि भारत ऐसे घटनाक्रमों पर नजर रखता है। सुनिए। ब्रिज के बारे में रिपोर्ट देखी है। ये मिलिट्री इशू है, इसमें मैं कह नहीं पाऊंगा ये कहाँ पे एग्जैक्टली है, और हमने जैसे कहा है ये पूरा एरिया हमें ऑक्युपाइड एरिया पे रखा मानते हैं, और इसके डिटेल्स और उसके क्या इम्प्लीकेशंस है ये आई थिंक मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का ही बेटर वो बता पाएंगे उसमें। पर अगर हमारे पास इसमें और कुछ शेयर करने के लिए रहा तो हम बताएंगे। अभी हमने भी मीडिया रिपोर्ट्स और अदर रिपोर्ट्स देखी हैं। इससे पहले कई मीडिया रिपोर्ट्स में सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए दावा किया गया था कि चीन पैंगोंग त्सो झील के अपने तरफ वाले इलाके में एक और पुल बना रहा है ताकि सैन्य गतिविधियों को तेज किया जा सके। पुल तैयार हो जाने पर खुरनाक फोर्ट और रुटोक के बीच की दूरी कम हो जाएगी। अभी इनके बीच की दूरी लगभग 180 किलोमीटर है। विदेश मंत्रालय की प्रतिक्रिया पर विपक्षी दल कांग्रेस ने निशाना साधा है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि चीन ने जब पहला ब्रिज बनाया तब भी भारत सरकार का यही कहना था कि हम स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। अब जब चीन दूसरा ब्रिज बना रहा है तब भी भारत सरकार की यही प्रतिक्रिया है। राहुल ने कहा कि भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा और क्षेत्रीय संप्रभुता से समझौता नहीं किया जा सकता। ऐसी कायर और विनम्र प्रतिक्रिया से काम नहीं चलेगा। प्रधानमंत्री को देश की रक्षा करनी चाहिए। दूसरी सुर्खी उत्तर प्रदेश से आई। करीब 27 महीने से जेल में बंद समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान आज रिहा हो गए। वे सीतापुर जेल में बंद थे। बीते दिन सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दी थी। रिहाई के आदेश की कॉपी शाम निर्धारित समय सीमा तक जेल नहीं पहुंच पाई थी, जिसकी वजह से आजम की रिहाई बीते दिन नहीं हो पाई थी। आज सुबह सारी औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद आजम खान जेल से बाहर आए। आजम को रिसीव करने उनके दोनों बेटे और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल यादव पहुंचे। आजम की रिहाई पर शिवपाल यादव ने कहा, सूबे की आवाम के लिए यह सुखद है कि आजम खान आज अपने चाहने वालों के बीच होंगे। उन्होंने सीतापुर जेल के लिए निकल जाने की भी जानकारी दी है और कहा है कि यूपी के क्षितिज पर नया सूरज निकल रहा है। आजम खान की रिहाई पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने ट्विटर पर लिखा, सपा के वरिष्ठ नेता व विधायक माननीय श्री आजम खान जी के जमानत पर रिहा होने पर उनका हार्दिक स्वागत है। जमानत के इस फैसले से सर्वोच्च न्यायालय ने न्याय को नए मानक दिए हैं। पूरा एतबार है कि वो अन्य सभी झूठे मामलों मुकदमों में बाइज्जत बरी होंगे। झूठ के लम्हे होते हैं, सदियां नहीं। समाजवादी पार्टी के स्थानीय नेता और कार्यकर्ता भी सीतापुर जेल के बाहर सुबह से इकट्ठा थे। जेल से बाहर निकलने के बाद आजम पूर्व विधायक अनूप गुप्ता के घर गए और फिर उसके बाद रामपुर के लिए निकल गए। 3 दिन बाद यानी 23 मई से उत्तर प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो रहा है। माना जा रहा है कि आजम खान विधायक पद की शपथ लेने के लिए इसमें शामिल हो सकते हैं।
तीसरी सुर्खी आई जयपुर से, जहां भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक चल रही है। बैठक के दूसरे दिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली पार्टी पदाधिकारियों को संबोधित किया। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने पार्टी पदाधिकारियों से अगले 25 साल तक के लिए लक्ष्य तय करने और उनके लिए निरंतर प्रयास करने को कहा। देश अपने लिए अगले 25 वर्षों के लक्ष्य तय कर रहा है। भाजपा के लिए ये समय है अगले 25 वर्षों के लक्ष्य तय करने का, उनके लिए निरंतर काम करने का। देश के लोगों की जो उम्मीदें हैं हमें वो पूरी करनी है। देश के सामने जो चुनौतियां हैं हमें देश के लोगों के साथ मिलकर हर चुनौतियों को पार करना है, परास्त करना है और विजय के संकल्प के साथ आगे बढ़ना है। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन राजनीतिक दलों पर भी निशाना साधा जो समाज में लगातार विभेद पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये राजनीतिक दल अपने तात्कालिक लाभ के लिए समाज की छोटी मोटी कमजोरियों में जहर डालने का काम कर रहे हैं। कभी जाति के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर लोगों को भड़काते हैं। सुनिए। ये राजनीतिक दल तत्कालीन लाभ के लिए, फायदे के लिए देश के उज्जवल भविष्य के साथ, राज्य के उज्जवल भविष्य के साथ, देश की युवा पीढ़ी के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं, उसे खोखला करने का भी काम कर रहे हैं। ये राजनीतिक दल अपने स्वार्थ के लिए समाज में जो छोटी मोटी तनाव होते हैं, कुछ कमजोरियां होती हैं, कुछ परसेप्शन होते हैं, उसे ढूंढ करके उसमें जहर डालने का काम करते रहते हैं। उस कमजोरियों पर ही खेलते रहते हैं। कभी जाति के नाम पर, कभी क्षेत्रवाद के नाम पर लोगों को भड़का रहे हैं। साथियों, एक भारत श्रेष्ठ भारत का सपना लेकर के चल रही भारतीय जनता पार्टी के लिए ये भी अनिवार्य है कि देश के लोगों को लगातार हमें सावधान करते रहना होगा। इस प्रकार के लोगों से सचेत करना होगा, इस प्रकार के दलों से सचेत करना होगा। चौथी सुर्खी में बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित जापान दौरे की। क्वाड की तीसरी बैठक में हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री जापान जाएंगे। ये बैठक 24 मई को होनी है। इस बैठक में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भी शामिल होंगे। ऑस्ट्रेलिया में 21 मई को चुनाव हैं। अगर वर्तमान प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन की वापसी होती है तो वे भी इस मीटिंग में शामिल होंगे। उनके हारने पर नए प्रधानमंत्री इस बैठक का हिस्सा बनेंगे। क्वाड मीटिंग के अलावा प्रधानमंत्री मोदी 24 मई को जापानी पीएम फूमियो किशिदा के साथ एक द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। इस बैठक में उन मुद्दों को आगे बढ़ाने पर बात होगी जिन पर जापानी प्रधानमंत्री के साथ मार्च में भारत दौरे के वक्त चर्चा हुई थी। 24 मई को ही प्रधानमंत्री मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ भी द्विपक्षीय बैठक करेंगे। अगली सुर्खी ज्ञानवापी मस्जिद मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की बेंच ने मामले की सुनवाई की। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि अब इस मामले की सुनवाई जिला अदालत करेगी। कोर्ट ने मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए वाराणसी के सिविल जज से यह मामला जिला जज को ट्रांसफर करने का आदेश दिया। कोर्ट ने यह आदेश भी दिया कि ज्ञानवापी मस्जिद में वजू की व्यवस्था की जाएगी। हालांकि जिस जगह पर शिवलिंग जैसी आकृति मिलने का दावा किया गया है वो जगह सील रहेगी। कोर्ट ने वजू के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करने का आदेश जिलाधिकारी को दिया है। सुनवाई के दौरान जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि ऐसे मामलों को जिला जज को ही सुनना चाहिए। जिला जज अनुभवी न्यायिक अधिकारी होते हैं, उनका सुनना सभी पक्षकारों के हित में होगा। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि हम उनको निर्देश नहीं दे सकते कि कैसे सुनवाई करते हैं, उनको अपने हिसाब से करने दिया जाए। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि हम इस वक्त क्या कर सकते हैं, इसे लेकर 3 सुझाव हैं।
पहला, ट्रायल कोर्ट आवेदन का निपटारा करे। दूसरा, हमने एक अंतरिम आदेश पारित किया है, वो निचली अदालत का आदेश आने तक लागू रहे। तीसरा, चूंकि ये मसला बेहद जटिल और संवेदनशील है, हमारी राय है कि इसे एक जिला जज ही सुने। सुप्रीम कोर्ट ने मीडिया में रिपोर्ट लीक होने पर नाराजगी जताई। कोर्ट ने कहा कि मीडिया में रिपोर्ट लीक होना बंद हो, रिपोर्ट कोर्ट में ही खुले। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में साफ किया कि अगले 8 हफ्ते तक 17 मई का अंतरिम आदेश जारी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट में अब इस मामले की सुनवाई जुलाई के पहले हफ्ते में होगी। आखिरी सुर्खी भी सुप्रीम कोर्ट से है। सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में हुए हैदराबाद एनकाउंटर मामले में अहम आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सिरपुरकर कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर तेलंगाना हाई कोर्ट से इस एनकाउंटर के संबंध में एक्शन लेने को कहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सिरपुरकर कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में एनकाउंटर के फेक होने के संकेत दिए हैं। रिपोर्ट में हैदराबाद में हुए इस कथित एनकाउंटर में शामिल सभी 10 पुलिस अधिकारियों के खिलाफ हत्या की धारा में मुकदमा चलाने की सिफारिश की गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रिपोर्ट में ये कहा गया है कि आरोपियों के ऊपर जानबूझकर गोलियां चलाई गईं ताकि उनकी मौत हो जाए। कथित एनकाउंटर का ये मामला नवंबर 2019 का है, जब हैदराबाद में एक 27 साल की वेटनरी डॉक्टर की रेप के बाद हत्या कर दी गई थी। पीड़िता का शव शादगनर में एक पुल के नीचे जली हुई अवस्था में मिला था। घटना का पता चलने के बाद हैदराबाद पुलिस ने इस मामले में 4 आरोपियों मोहम्मद आरिफ, चिंताकुंता चेन्ना केशावुलु, जोलू शिवा और जोलू नवीन को गिरफ्तार किया था। लेकिन आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद खबर आई कि पुलिस एनकाउंटर में उनकी मौत हो गई। पुलिस की तरफ से कहा गया कि जब चारों को क्राइम सीन पर ले जाया जा रहा था तो उन्होंने भागने की कोशिश की। उसमें यह भी दावा किया गया कि आरोपियों ने पुलिस के ऊपर गोलियां चलाई थीं, जिसकी जवाबी कार्रवाई में उनकी मौत हो गई। इस एनकाउंटर पर काफ़ी सवाल उठे, जिसके बाद इसकी जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सिरपुरकर कमीशन का गठन किया गया। इस कमीशन में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस वी आर सिरपुरकर के साथ बॉम्बे हाई कोर्ट की रिटायर्ड जज रेखा बालदोता और सीबीआई के पूर्व निदेशक DR कार्तिकेयन शामिल थे। इस 3 सदस्यीय कमीशन ने इस साल 28 जनवरी को अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपी थी। रिपोर्ट को सौंपने से पहले कमीशन के सदस्यों ने अलग अलग घटना स्थलों का दौरा किया था। इन जगहों से सदस्यों ने अलग अलग डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जुटाए, साथ ही साथ इन्वेस्टिगेशन रिकॉर्ड्स, फॉरेंसिक और पोस्टमार्टम रिपोर्ट की भी जांच की। इनके आधार पर बनाई गई रिपोर्ट को कमीशन ने बंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट को सौंपा। सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार 23 फरवरी को इस रिपोर्ट को खोला था और किसी के भी साथ इसे साझा करने से इनकार कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया था कि रिपोर्ट में कुछ लोगों को दोषी पाया गया है, उनके साथ क्या करना है इसका फैसला राज्य सरकार को करना है। ये थी सुर्खियां अब दिन की बड़ी खबर। यही कोई सुबह के 6:30 से 7 के बीच का वक्त था। हरियाणा नंबर की 3 इनोवा टैक्सियां दंदनाते हुए पहुंचती हैं। पटना के 10 सर्कुलर रोड बंगले का गेट खटखटाया जाता है। पता लगता है कि तड़के सुबह ही मिचलाती आंखों के सामने सीबीआई की टीम पहुंच चुकी थी। यह आवास बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री और लालू यादव की पत्नी राबड़ी देवी का था। एक बार फिर से सीबीआई की रेड पड़ चुकी थी। लालू परिवार को कुछ समझ आता धीरे धीरे सीबीआई की टीमें दूसरे ठिकानों पर भी पहुंचने लगी। दिल्ली में छापेमारी हुई, पैतृक जिले गोपालगंज में भी छापेमारी हुई। छापेमारी जब हुई उस वक्त तेजस्वी यादव लंदन में थे, किसी कार्यक्रम में व्याख्यान के लिए गए थे। बीते दिनों जमानत मिलने के बाद अस्वस्थ लालू यादव दिल्ली में थे। मतलब कि जब छापा पड़ा तो पटना में राबड़ी देवी और बड़े बेटे तेज प्रताप मौजूद थे। छापे की खबर लगते ही बाहर समर्थकों की भीड़ लग गई, नारेबाजी होने लगी और हाथ के हाथ एक पोस्टर भी लगा दिया गया। लालू यादव की तस्वीर और पुष्पा फिल्म का डायलॉग, झुकेगा नहीं। फुल राजनीतिक ड्रामे का माहौल था। ये तो हुई राजनीतिक बात। अब आते हैं कानूनी पहलू पर। सीबीआई ने शुक्रवार को ही लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, 2 बेटियों समेत 15 लोगों पर केस दर्ज किया था। मामला 15 साल पुराना है, जब लालू यादव यूपीए 1 सरकार में केंद्रीय रेल मंत्री थे। आरोप है कि लालू यादव ने ग्रुप डी में लोगों की नौकरियां लगवाईं, उसके एवज में जमीनें अपने नाम लिखवा दी। अभी चारा घोटाले मामले में जमानत मिले हुए ज़्यादा दिन नहीं बीता था कि लालू के नाम की एक और फाइल खुल गई। थोड़ा मामले को और बारीकी से समझिए। इसमें 2 नाम बड़े ही प्रमुखता से उछाले जाते हैं। पहला है हृदयानंद चौधरी, दूसरा है ललन चौधरी। हृदयानंद चौधरी रेलवे में बतौर खलासी काम करते हैं, जबकि ललन चौधरी बिहार विधान परिषद में 4th श्रेणी के कर्मचारी हैं।
आरोप है कि लालू यादव ने इन दोनों से नौकरी लगवाने के बदले जमीन अपने नाम करवाई। विरोधी अक्सर यह आक्षेप लगाते हैं कि हृदयानंद चौधरी ने लालू यादव की बेटी को 70 लाख रुपए की जमीन गिफ्ट की। सवाल यहीं से उठता है कि कोई चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी इतनी महंगी जमीन कैसे किसी को मुफ्त में दे सकता है। दावा किया जाता है कि जिसकी नौकरी लगवाई जाती थी उससे जमीन किसी दूसरे व्यक्ति के नाम ट्रांसफर कराई जाती थी। उसके बाद वही जमीन लालू प्रसाद के परिवार के किसी सदस्य के नाम कर दी जाती थी। साल 2017 में एबीपी न्यूज ने हृदयानंद चौधरी से इस बाबत सवाल किया तो वो जमीन के मामले पर कुछ भी नहीं बोल पाए। कई बार पूछे जाने पर भी मुस्कुराते हुए रहे और चुप्पी साध ली। इस पूरे मामले को भर्ती घोटाले के तौर पर देखा जा रहा है। चारा और आईआरसीटीसी घोटाले के बाद अब इस आरआरबी घोटाले के नाम दिया जा रहा है इसे, जिसके सिरे लालू यादव से जोड़े गए हैं। पटना में कुल 5 जगह छापेमारी हुई। राबड़ी आवास, महुआ बाग में 2 जगह, दानापुर खटाल और कौटिल्य नगर। गोपालगंज में 3 जगहों पर छापेमारी हुई। लालू की बहन के घर, लालू के पैतृक घर फुलवरिया में और लालू के ससुराल सेलार गांव में भी। सीबीआई के नोटिफिकेशन के मुताबिक रेल मंत्री रहते हुए लालू ने 2004 से 2009 के दौरान समूह डी में नियुक्ति के बदले में अपने परिवार के सदस्यों के नाम पर जमीनें ट्रांसफर कराईं। इसी कड़ी में पटना में राबड़ी देवी और बड़े बेटे तेज प्रताप यादव से सीबीआई अलग अलग कमरों में पूछताछ करती है। पूछताछ के लिए 3 अफसरों की 2 टीमें बताई गईं। दिल्ली में मीसा भारती के आवास पर लालू यादव से सीबीआई के एसपी और डीएसपी स्तर के अफसर पूछताछ करते हैं। लालू से भर्ती से जुड़ी जानकारी भी, फाइलों के बारे में जानकारी ली गई। पटना में सीबीआई की 8 सदस्यीय टीम 10 सर्कुलर रोड स्थित राबड़ी आवास पर मौजूद थी। टीम में महिला और पुरुष अधिकारी दोनों ही शामिल हैं। इस दौरान आवास में किसी को भी आने जाने से रोक दिया गया। टीम ने घंटों दस्तावेज खंगाले। इसके अलावा रेलवे में नौकरी पाने वाले लोगों के घरों में भी सीबीआई ने छापा मारा। गोपालगंज में भी आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद के करीबी और सोरेजी हाई स्कूल के शिक्षक देवेंद्र यादव के घर करीब 4 घंटे छापेमारी चली। सीबीआई की टीम आवश्यक कागजात के साथ देवेंद्र को भी अपने साथ ले गई। उनका घर उचका गांव थाना की इटावा गांव में है। सुनिए इस छापे पर आरजेडी और जेडीयू की प्रतिक्रिया क्या रही। आश्चर्य बिल्कुल नहीं हुआ जब हमने रेड की बात सुनी। दुख जरूर हुआ कि कहां हिंदुस्तान के लोकतंत्र को मौजूदा भाजपा सरकार लेके जा रही है। लालू जी के वक्त से लेकर के जब जब जन उभार की राजनीति शुरू हुई, हाल के दिनों में नेता प्रतिपक्ष ने बेरोजगारी से लेकर के जातिगत जनगणना की बात शुरू की। संवाद बिहार के बाकी दलों तक भी पहुंचा, साथ आने लगे। तो इतना डर कि आपने फिर से एक बार एक मरी हुई चिड़िया को जिंदा करके फिर से उस तोते को आपने घर पे बिठा दिया। इस डर और खौफ की राजनीति से आप अगर सोचते हैं राष्ट्रीय जनता दल, लालू जी, उनके समर्थक, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी को आप डरा लेंगे तो आप बिहार को नहीं जानते। बिहार लोकतंत्र की जननी रही है और ये कुठाराघात जो लोकतंत्र पे आप कर रहे हैं, ये कुठाराघात जो जन उभार पर कर रहे हैं, ये आपको बहुत महंगा पड़ेगा। ये तो जो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो है, सीबीआई अपने तरीके से जांच करता है, इंडिपेंडेंट बॉडी है, जांच करता है। और ये बात भी कहीं राजनीतिक जो गलियारे में बहुत लंबे समय से चर्चा का था कि रिक्रूटमेंट में नीतीश जी के हम लोगों के पार्टी के लोगों ने भी इस बात को उठाया था। आप ही लोगों के पार्टी को उठाया? हाँ, नीरज जी ने इस बात को उठाया था और बाद में बहुत से लोगों ने भी उठाया था कि किस तरह से रिक्रूटमेंट में गड़बड़ियाँ की गई हैं और नौकरी के नाम पे ज़मीन लिया गया है। तो हमको लगता है कि वो बाद में कहीं ना कहीं सीबीआई के पास गया होगा और उस पर इन्वेस्टिगेशन हो रहा होगा। आरजेडी इसे राजनीतिक द्वेष बताती है, जेडीयू पुराने कर्मों का फल। सीबीआई की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक क्षेत्रीय रेलवे में ऐसे नियुक्ति के लिए कोई विज्ञापन या कोई सार्वजनिक नोटिस जारी नहीं किया गया था। फिर भी पटना के निवासी नियुक्तियों को मुंबई, जबलपुर, कोलकाता, जयपुर और हाजीपुर में स्थित विभिन्न क्षेत्रीय रेलवे में नियुक्ति दी गई। यही आरोप लालू यादव पर 2 नेताओं को केंद्र में मंत्री बनाने को लेकर भी लगे थे। कांति सिंह 2004 में पर्यटन राज्य मंत्री रही थीं। पटना बाईपास के पास की जमीन को कांति सिंह ने लालू परिवार को गिफ्ट दिया। आरोप है कि मंत्री बनने के बदले में ये जमीन लालू परिवार के नाम की गई। अब जमीन पर इमारत तैयार है। दावा है अब उस इमारत का किराया लालू परिवार को मिलता है। रघुनाथ झा भी उस समय मंत्री बने थे।
कई बार वो कह चुके हैं कि अपनी ज़मीन वो किसी को भी गिफ्ट करें, इससे बाकी लोगों को क्या फ़र्क पड़ता है। राजनीति में गिफ्ट से फ़र्क भले ही ना पड़ा हो, मगर भर्ती के मामले में ज़मीन की लेन देन से फ़र्क भी पड़ा और सीबीआई की निगाह भी। ऐसा नहीं है कि ये बात पहली बार उठी है। साल 2008 में जेडीयू नेता ललन सिंह और तब जेडीयू में रहे शिवानंद तिवारी ने तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से मिलकर इसकी शिकायत की थी। ये बात दूसरी है कि अब शिवानंद तिवारी आरजेडी में हैं। तब कांग्रेस की सरकार थी तो ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। साल 2017 में सुशील मोदी ने फिर से यह फाइल खोल दी, बाकायदा इन आरोपों को क्रमबद्ध करते हुए किताब भी लिख डाली। सुनिए इस वक्त हुई कार्रवाइयों पर सुशील मोदी ने क्या कहा। तो देखिए, कोई ये नया मामला नहीं है। ये तो 2008 में श्री शिवानंद तिवारी जो अभी उनके राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, श्री ललन सिंह जो जेडीयू के अध्यक्ष हैं, ये लोग इस मामले को लेकर तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से भी मिले थे, लेकिन उन्होंने उसको ध्यान नहीं दिया, उस मामले को दबा दिया। तो और बाद में जब 2017 में मैंने लालू यादव की संपत्ति का खुलासा किया, तो मैंने प्रमाण के साथ रखा कि लालू ने किस तरह से लोगों को रेलवे में नौकरी के बदले जो है और जमीन लिखवा लिया। देखिए, दो मैं उदाहरण दूँ, हृदयानंद चौधरी और ललन चौधरी। ललन चौधरी विधान परिषद में चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी हैं और हृदयानंद चौधरी ये रेलवे में खलासी का काम करते हैं पटना राजनगर में। और इन दोनों लोगों की करोड़ों की संपत्ति लालू यादव से इन लोगों ने गिफ्ट कर दिया, राबड़ी देवी और हेमा यादव को। तो 4th ग्रेड एम्प्लॉई और एक खलासी, उसके पास करोड़ों की संपत्ति कहाँ से आई और फिर उसने गिफ्ट क्यों कर दिया? यहाँ तो लोग अपने बेटा बेटी को गिफ्ट नहीं करता, ये लालू यादव को गिफ्ट कर दिया। तो इन दोनों लोगों को जिसे ज़मीन खरीदा इन लोगों ने, उसको लालू यादव ने उनके बेटा बेटी को नौकरी दिलवाया। तो उन्होंने, अब चूँकि पकड़ा जाते अगर सीधे अगर रजिस्ट्री कराते, तो पहले जो लाभार्थी परिवार था उसने किसी एक्स के नाम पर ज़मीन की रजिस्ट्री करा दिया, ललन चौधरी, हृदयानंद चौधरी, और बाद में उन लोगों ने गिफ्ट कर दिया। तो ये लालू यादव का मोडस ऑपरेंडी रहा और 1 दर्जन से ज़्यादा मामले हैं, जिस मामलों की संख्या और ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन जिसके प्रमाण है सीबीआई के पास। जवाब लालू परिवार की तरफ से भी आया। शाम को तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर लिखा, सत्य व तथ्य का मार्ग वो अग्निपथ है जिस पर चलना कठिन है पर असंभव नहीं। देर से ही सही, लेकिन विजय सदैव सत्य की ही होती है। लड़ रहे हैं, जीत रहे हैं, लड़ते रहेंगे, जीतते रहेंगे। ए हवा जाकर कह दो दिल्ली के दरबारों से, नहीं डरा है, नहीं डरेगा लालू इन सरकारों से। एक ट्वीट लालू की बेटी रोहिणी आचार्य ने भी लिखा, रेलवे में हजारों करोड़ों का मुनाफा देकर देश दुनिया में जिसने नाम कमाया, आज देश बेचने वालों की टोली ने सत्ता का दुरुपयोग कर उन्हीं पर छापा मरवाया। इस कहानी में आरोप और प्रत्यारोप दोनों हैं, मगर ये कार्रवाई ऐसे वक्त में हुई है जब कुछ ही हफ्तों पहले लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाले से जुड़े डोरंडा ट्रेजरी मामले में जमानत मिली थी, जिसके बाद बिहार में नए तरह की राजनीतिक सुगबुगाहट ने जोर पकड़ लिया है। चर्चा ये थी कि 11 जून को लालू यादव के जन्मदिन के मौके पर कुछ बड़ा उलटफेर हो सकता है। इसके पीछे बीते दिनों नीतीश और तेजस्वी की नज़दीकियां बताई गई। हमने इस पर बिहार के वरिष्ठ पत्रकार कन्हैया भेलारी से बात की। सुनिए उनका क्या कहना है। चर्चा तो यहाँ भी है, ब्यूरोक्रेटिक और पॉलिटिकल सर्किट दोनों में है, कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव बहुत ही अब नजदीक आ गए हैं, आ रहे हैं और भी ज्यादा नजदीक आ रहे हैं और कुछ न कुछ होने वाला है। नीतीश कुमार अब जो है भाजपा के साथ ज्यादा दिन नहीं रहेंगे, क्योंकि भाजपा जिस तरह से इनकी घेराबंदी कर रही है वो अब नहीं रहे, और खास तौर से जिस तरह से इनके वोट बैंक का नाश कर रही है, वो नाश इसमें जो और अपने तरफ, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि जो मुद्दे आ रहे हैं सामने, और उसको मैं ले रहा हूँ आपको रामनवमी के जोड़ रहा हूँ, क्योंकि रामनवमी के दिन जिस तरह से पूरे बिहार भर में शोभा यात्राएं निकाली गई, उस शोभा यात्रा में जो है मीनेंसी एक तरह से वो बिल्कुल था, और उसमें शिरकत करने वाले लोग केवल अपर कास्ट के नहीं, उसमें शिरकत करने वाले ओबीसी के भी थे, ईबीसी के थे, जिसका ज्यादा वोट बैंक अभी भी लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार के साथ है। तो इन लोगों के भीतर एक डर जो है कि हमारा तो वोट बैंक जो है खत्म हो जाएगा,
अगर हम लोग इसको रोका, हम लोगों ने रोका नहीं, तो मुझे लगता है कि वो एक उसको रोकेंगे कैसे? तो आप जातीय जनगणना का सवाल उठा करके रोकेंगे। तो ये जातीय जनगणना जो है वो, लेकिन भाजपा उससे सहमत नहीं है। तो ये लड़ाई मुझे लगता है कि यही है। और नीतीश कुमार, इसके अलावा भी कई मुद्दों पर जो है भाजपा से इनकी पटरी नहीं बैठ रही है। और भाजपा के जो मिनिस्टर्स हैं, जो लोग हैं, न उनके जुबान पर लगाम है और न इनकी बात भी सुन रहे हैं। तो मुझे लगता है कि और एक और भी बात है जो चर्चा में, अब उसमें क्या कि अब नीतीश कुमार राज्य की पॉलिटिक्स बहुत कर ली और स्पेस है उधर कि एक बार ट्राई वो 2024 में मार सके। और साथ साथ ही कि देखिए, जब पिछले दिनों इनसे मुलाकात हुई थी, ये भूपेंद्र यादव से तो मिलना बंद कर दी कि हम उनसे नहीं मिलेंगे। भूपेंद्र यादव को ये मानते हैं विलन नंबर 1, उन्हीं के चलते ये मानते हैं, जैसा लोग करते हैं चर्चा में। अब सच्चाई तो भगवान ही जानते हैं, नहीं तो ये लोग जो चर्चा है कि इन्होंने धर्मेंद्र प्रधान से कह दिया है कि भाई 2024 का जो चुनाव होगा, उस चुनाव में आप 20 पर लड़ेंगे, मैं 20 पर लड़ूंगा। और विधानसभा चुनाव के साथ ही मैं लोकसभा के चुनाव के साथ ही मैं चाहूंगा कि विधानसभा का चुनाव हो और उसमें मैं 15 सीट आपसे ज्यादा, जो भाजपा मानने के लिए तैयार नहीं है। जो चर्चा है ये भी है, उसको लेकर के नहीं, ये 20-20 वाला तो ठीक है, वो हम लोग कर सकते हैं, लेकिन अब विधान सभा का चुनाव लोकसभा के साथ हो 1 साल पहले, ये संभव नहीं। अब फिर 15 सीट हम इनको ज्यादा दें, तो हम बड़ा भाई हैं, हम क्या इनको देंगे? हम लोग अब इनके शर्तों पर राजनीति नहीं करेंगे। अब समय आ गया है कि ये हमारे शर्तों पर अब राजनीति करेंगे। राजनीतिक हलकों से सीबीआई की छापेमारी और उसकी टाइमिंग पर सवाल उठा तो इसके राजनीतिक मायने भी निकाले जाने लगे। बीते दिनों वो कौन से घटनाक्रम थे जिसे लेकर बात सरकार बनने और बिगड़ने तक की होने लगी, इसे भी आप वहां की राजनीति पर बारीक नजर रखने वाले कन्हैया भेलारी से समझिए। बुलाया गया है राज्यसभा में, कौन जाएगा उस पर डिस्कशन के लिए, उस पर विचार विमर्श के लिए। अगर ऐसा है तो ये 15 वर्ष में 16 वर्ष में पहली बार मैं सुना हूं कि नीतीश कुमार ने एमएलसी कौन बनेगा, राज्यसभा में कौन बनेगा, इसके लिए मीटिंग किया हो उन्होंने, हाई लेवल मीटिंग, और सारा एमएलए का विचार लिया है। आई एम अनेबल टू डाइजेस्ट दिस थिंग। हमको नहीं लगता है, जरूर कुछ दूसरी बात है, कोई दूसरी बात है। तो यह है चर्चा कि नहीं, जो रेड पड़ा है, रेड का इम्पैक्ट क्या होगा, किससे क्या होगा, क्या क्या बातें हैं, इसको लेकर के चर्चा हो रही है। सारे एमएलए आए हैं, तो ये एक चर्चा है। टाइमिंग है, ये जो टाइमिंग है, अब तक बिहार में कई ऐसे सीबीआई केसेस को देख रही है जहां वो सरेंडर कर चुकी है। जैसे आपको नवरूना का हुआ, मुजफ्फरपुर वाला, वो आज तक 10 बरस हो गया। या ब्रह्मेश्वर मुखिया का भी हुआ, जो आरा में जिनकी हत्या हुई थी, वो भी 10 बरस हो गया। शिल्पी गौतम का आज तक पता नहीं चला कि किसने उसकी हत्या की थी। तो इस तरह से लोग ये सवाल उठा रहे हैं। तो इतना अर्जेंसी क्या, मैंने समझ में नहीं आ रहा है कि तुरंत जो है इतना कौन बड़ा। अभी सुशील कुमार मोदी ही पिछले दिनों लोकसभा में एक सवाल उठाए थे, मैं देख रहा था कि 50,000 करोड़ बैंक फ्रॉड का 8-9 स्टेट में मामला है। उन्होंने मांग किया कि जल्दी से जल्दी वो तो सबसे ज्यादा लालू के ये कौन इतना बड़ा केस हो गया, तो जरूर कोई पॉलिटिकल है। तो इसमें यही है कि भाई अब जल्दी और जल्दी, जो जितना जल्दी नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव का मिलन समारोह होने वाला है। मैंने सरकार बनने वाली थी दोनों को मिलाकर, लगभग फाइनल हो गया था। ये चर्चा है कि नीतीश कुमार ने कहा था कि हम जनवरी 2024 तक सीएम हमको रहने दिया जाए, और रहेंगे तो शायद मान उन गए थे लोग, और उसके बाद तेजस्वी यादव के माथा पर जो है मुकुट लग जाएगा।
कहने को तो ये सब चर्चाएं हैं, मगर हमने और आपने कई बार चर्चाओं को ही खबरों का मूर्त रूप बनते देखा है। सीबीआई का अचानक से एक्टिव हो जाना, नीतीश कुमार का यूं विधायकों के साथ बैठक बुलाना और तेजस्वी का नीतीश कुमार के प्रति सॉफ्ट नजर आना, इन सब से बनते बिगड़ते समीकरणों का धुआं उड़ता तो जरूर है। हमारी नज़र इस खबर पर रहेगी। कुछ बड़ा होता है तो वो भी दिललन टॉप पर आपको बताया जाएगा और दिखाया जाएगा। आज के शो में इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। अब सोमवार को मुलाकात होगी। शुक्रिया।